बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। साफ़ी अपना रोल अदा करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर और जितनी उनके अंदर सलाहियतें होती हैं वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है स्पोर्ट्स के लिए अपनी खदमात अंजाम दे रहे होती हैं। उसके अलावा बहुत से ख़बरें अंदर की निकाल कर लेकर आते हैं स्पोर्ट्स साफ़ी और अपना रोल अदा करते हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हो। उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले अपने इदारे में वो ख़बर दें और हाईलाइट हों। साफ़ी अपना रोल तो अदा करते हैं, लेकिन बहुत से साफ़ी ऐसे हैं जो शायद उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। लेकिन आज दुनिया भर के अंदर जो है स्पोर्ट्स साफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो यकीनन स्पोर्ट्स से आज बहुत सी बातें भी करेंगे। उसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इस वक्त जो है इंग्लैंड और इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच जारी है और इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर टॉस जीता है, इंडिया की टीम को खेलने की दावत दी है और 98 पर लंच तक जो है यहाँ पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंडिया के, इस पे बात रहेगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान वनडे मैच का आगाज़ हुआ है आज और 100 जो है 70 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे यहाँ पर जो है श्रीलंका के इस मैच के अंदर, इस पर भी बात रहेगी। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर उमर अकमल अपना रोल अदा करते अब दिखाई दे रहे हैं क्रिकेट के अंदर। उन्होंने अपनी एक एकेडमी बनाई है जहां पर वो अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर तैयार करेंगे। उनको एक मैं समझता हूं कि ये काम उनको बहुत पहले अब कर लेना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, चले उमर अकमल अपना रोल अदा करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी जारी है और अली सिस्टर्स की जानिब से भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक तमाम मैचेस जीत लिए हैं। आज हम उस पर भी बात रहेगी स्क्वॉश के हवाले से और दीगर इश्यूज़ पे भी आज हम जो है अपने शो के अंदर बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के जो इंतज़ामिया है और स्टेक होल्डर्स थे उनके दरमियान आज मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर CEO जो है पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर साहब इस मीटिंग में मौजूद थे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस में इजलास में मौजूद थे और 10 पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद हो चुका है। इस पे आज बहुत सी अपडेट्स हुई हैं, इस हवाले से भी बात रहेगी हमारे शो के अंदर। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है और जावेद साहब से पहले तो सबसे पहले ये बात आज करेंगे, जिस तरह आगाज़ भी रहेगा हमारा कि आज दुनिया भर के अंदर जो है इस वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है जहाँ पर साफ़ी अपना रोल अदा करते दिखाई दिए हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनका भी हक है आज का दिन मनाना। तो आप समझते हैं कि एक बेहतर इक़दाम है। जी, जिस तरीके से अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि सहाफ़त का जो है आज वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है और जिस तरीके से स्पोर्ट्स के सहाफ़ी आपको पता है कि जैसे अभी आपने कहा कि स्पोर्ट जो है सहाफ़ी जो है कितनी मेहनत करते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो कई सहाफ़ी हमारे जो साथी हैं मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स पे मुख्तलिफ़ इवेंट जो है वो कवर करने के लिए पहुँचे हुए और आपको पता अच्छा, है ये कवर तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ है पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात भी स्पोर्ट्स डे के हवाले से मुनक्किद हो रही हैं जहाँ पर साफ़ी केक भी काट रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस दिन पे। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे जो सहाफ़ियों की तंजीम है सजास और जिस तरीके से वो हर आने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी दिन होता है आपको पता है वो कोई ना कोई इवेंट अरेंज करती है। और जैसे अभी आपने सहाफ़ियों की बात की, सहाफ़ी वो मासूम तबका है जो ख़ासकर स्पोर्ट्स के हवाले से कई तो ऐसे भी आपको पता है कि मीडिया चैनल्स हैं जो सहाफ़ियों को टाइम पे सैलरी तक नहीं देते, लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से वो सफल कर रहे हैं और हर सहाफ़ी की ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले जो है मैं ख़बर कहीं ना कहीं से अपने ज़राए से तलाश करके और अपने चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कुछ देर कबल की कि सजास के हवाले से, और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों एक इजलास है मुनक्किद हुआ, ताज़ियाती इजलास, और उस वो उन के नामों से जो है वो इजलास था जो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा दोनों का नाम था। आसिफ अजीम सॉफ्टबॉल के अंदर अगर हम देखें तो उनका कोई सानी नहीं था और मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर वो सदर टाउन पे काम कर रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें कर्नल रिटायर महमूद रियाज साहब की, जो KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट के स्पोर्ट डायरेक्टर थे,
कुछ जो है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सबकी लिखी है, जितने दिन भी मुकर्रर हैं उनसे 1 मिनट भी ऊपर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें जल्दी इस दुनिया से रुखसत ले लिया वापस, और मैं समझता हूँ बड़ी खदमात उनकी रही है, और उनके हवाले से ताज़ियाती इजलास कल मुनक्किद हुआ सजाज की जानिब से। आप समझते हैं खेलों से वाबस्ता जो शख्सियात हैं उनके हवाले से भी सजाज गाए बगाए जो है अपनी तकरीबात करता है, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो। आप समझते हैं कि बेहतर इक़दाम के लिए हमेशा तक दौड़ करती रहती है सजाज जैसे इदारा? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपको कहा सज्जाद जो है साफ़ियों की जो तंजीम है वो देखिए ना सिर्फ खुशियों में बल्कि गमों में भी शरीक होती है। किसी सहाफ़ी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सज्जाद वहाँ भी उनके साथ खड़ी होती है। कल जिस तरीके से आपने सदर टाउन ऑडिटोरियम में देखा है कि आसिफ अजीम साहब हो गए, कर्नल रियाज साहब हो गए, उनके लिए जो ताज़ियती इजलास वहाँ था और जिस तरीके से वहाँ सहाफ़ियों ने शिरकत की है, देखें सहाफ़ी अपने तमाम काम छोड़कर उन्होंने सबसे पहले, आपको पता है कि इस इजलास में जाना लाजिम समझा, क्योंकि आप हर जगह तो पहुँच सकते हैं लेकिन जो मोहब्बत आसिफ अजीम और कर्नल रियाज साहब की खेलों के साथ थी, महमूद रियाज साहब की जो खेलों के साथ थी, वो सिर्फ उन्हीं की जो खिंचाव था, जिस तरीके से साफियों ने ऑन ग्राउंड उनको देखा था कि किस तरीके से वो ना अपना ओहदा देखते थे ना रैंक देखते थे, सिर्फ वो चाहते थे किसी ना किसी तरीके से खेलों को प्रमोट किया जाए और उनको फरोग मिले। और प्लेयर्स की आपको पता है कि माली मुश्किलात के हवाले से भी वो बहुत ज्यादा दर्द दिल रखते थे, और यही वजह से सजाज का ये बहुत एहसन इकदाम था कि तमाम सहाफ़ी जो है इस तकरीब में एक छत तले जमा हुए और उनके लिए आसिफ अजीम और कर्नल रिटायर महमूद रियाज के लिए वहां पर मौजूद थे। चलें, ये तो था सिलसिला सजाज के हवाले से भी रहा, और थोड़ी सी बात हम कर लें क्योंकि इस वक्त टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है। 98 पर लंच पर 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए, टॉस इंग्लैंड ने जीता है, कोई तब्दीली टीम में नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से? देखिए मैं भाई, ये टेस्ट आपको पता है इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो एक टेस्ट जो है पहला टेस्ट हार चुके हैं लीड्स में, और आज एजबेस्टन में जो है टॉस जीतने के बाद जो है इंग्लैंड ने दोबारा बॉलिंग का फैसला किया है और इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। और इंडिया की टीम में आपको पता है जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं है, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया है उनकी जगह। तो बैटिंग के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि पिच साजगार नज़र आ रही है, बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, अभी लंच तक देखें 25 ओवर जो हैं उसमें 98 रन बन चुके हैं और 2 प्लेयर इंडिया के आउट हो चुके हैं। अगर लंच के बाद जो दूसरा सेशन शुरू हुआ है, इंग्लैंड 3 से 4 और विकेट ले लेती हैं तो इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। क्यों? आपको पता है कि आप पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जो है टारगेट चेस किया, तो इंग्लैंड ने वही सोच रखकर, और आपको पता है इंडिया की टीम जो है थोड़ा प्रेशर में भी खेल रही है। जिस तरीके से इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद उन्हें बैटिंग की दावत दी है, तो ये इंडिया के कप्तान बेन स्टोक्स उन्होंने बहुत बड़े दिल के साथ, जैसे आपको पता है कि जीत के साथ वो सेकंड टेस्ट में आए हैं, तो इंडिया को वो चाह रहे हैं कि हम प्रेशर में लें, और इंडिया को भी अब जो है अपनी जो कारकर्दगी है, जो तसलसल उनकी टीम में था, इंडिया के अंदर जो तसलसल से कारकर्दगी दे रहे थे, अब इंडिया के प्लेयर जो नए कप्तान हैं उन पे भी अब ये लाजिम हो गया है कि इंडिया जो है कम बैक करे और इंग्लैंड को फाइट बैक करे। चले फाइट बैक करे। और दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जहां पर जनूबी अफ्रीका ने 328 रन से इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की है, बड़ी लीड के साथ कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे? आज भी जिम्बाब्वे काफ़ी अरसा हो चुका है अब जिम्बाब्वे को टेस्ट क्रिकेट में आए हुए, और कुछ विकेटों का भी ऐसा लगता है कि कसूर रहता है, जहाँ जिम्बाब्वे की टीम है कुछ अच्छा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि बैक की तरफ चली जाती है। इस टेस्ट मैच में भी यही कुछ रहा, लेकिन कामयाबी फिर जनूबी अफ्रीका के हिस्से में आई। देखें जी, साउथ अफ्रीका आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीतने के बाद उनका ये पहला गैर मुल्की दौरा था, और जिम्बाब्वे के साथ उनके 2 टेस्ट की सीरीज़ थी। जिम्बाब्वे की टीम काफ़ी अरसा हो गया कि तसलसल से जो उनके प्लेयर जो परफॉर्म करते थे, जब से वो प्लेयर जो हैं टीम से आउट हुए हैं, और नए जो आने वाले प्लेयर्स हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि T20 और वनडे क्रिकेट जो है उन पे ज़्यादा सवार है। उन्होंने नफसियाती तौर पे सिर्फ वो 2 गेम के प्लेयर बने हुए हैं,
देखें टेस्ट क्रिकेट आपको पता है 5 रोज़ा क्रिकेट है, और विकटें आप देखें होम एडवांटेज भी जो है वो जिम्बाब्वे नहीं ले पाता, क्रिकेटर पता नहीं वहाँ जो है अपनी टीम के लिए कोई होम एडवांटेज भी क्रिएट नहीं करते। और जिस तरीके साउथ अफ्रीका ने परफॉर्मेंस दी है, आपको पता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उन्होंने टेस्ट चैंपियन वाली जो है शानदार कारकर्दगी, आपको पता कि पहली टीम बन गई जिसने जिम्बाब्वे को 500 से ज़ायद रन का टारगेट दिया और 208 रन पे जो है जिम्बाब्वे को आउट कर दिया। और कार्बन बोश ने आपको पता है कि सेंचुरी भी की और उसके बाद सेकंड इनिंग में 5 आउट भी किए। और प्रेटोरियस जो है जिन्होंने पहली इनिंग में 153 रन की इनिंग्स खेली थी, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तो जिम्बाब्वे जो है टेस्ट क्रिकेट में देख रहा हूँ कि अभी जो है मुखालिफ टीमों से बहुत ज़्यादा पीछे है। चलें, मुखालिफ टीमों से बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आ रही है जिम्बाब्वे की टीम। और तीसरी तरफ आते हैं और जहाँ पर वनडे सीरीज़ का आगाज़ हुआ है, 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। पहला इस वक्त वनडे मैच जारी है जहाँ पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर जो है पहले बैटिंग करने का फैसला किया और वो 170 रन अब से कुछ देर कबल तक 170 रन बना लिए थे श्रीलंका ने और 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे। और जावेद इकबाल भट्टी से मजीद अपडेट्स भी लेंगे इस मैच के हवाले से। जैसा है क्या समझते हैं कि जिस तरह श्रीलंका ने इससे कबल जो सीरीज़ हुई है टेस्ट मैचेस वहाँ कामयाबी हासिल की, तो अब यहाँ पर वनडे सीरीज़ को कैसा देख रहे हैं? तो मोइन भाई वनडे सीरीज़ में आपको पता है कि बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन महराज जो है वो पहली दफ़ा जो है T20 वनडे के कप्तान मुकर्रर किए गए और आज उनका पहला इम्तिहान है श्रीलंका के ख़िलाफ़। गो के श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद स्कोर बोर्ड पे अभी तकरीबन 43 ओवर हो चुके हैं और 210 रन है और 6 प्लेयर आउट हैं। गो के अभी तक जिस तरीके से श्रीलंकन बैट्समैन खुलकर खेलना चाह रहे थे, बांग्लादेशी बॉलर्स और फील्डर ने उन्हें महदूद किया हुआ है। एक फ्लो में जो रन्स बनते वो नहीं लगने दिए। असांका भी ये तकरीबन 90 प्लस पे नॉट आउट है। अगर ये असांका जो है आखिर तक जाता पूरे 50 ओवर खेल रहा है तो तकरीबन 270-80 के करीब जो है श्रीलंका जो है टारगेट देगा बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के लिए भी आज पहला इम्तिहान है मेहदी हसन महराज। आपको पता मुशफिकुर रहीम और मोहम्मदुल्लाह उनके रिटायरमेंट के बाद वनडे टीम एक नए तरीके से जो है बांग्लादेश की टीम जो है वो खड़े होने जा रही है। और आज का मुकाबला जो है मेहदी हसन महराज की सलाहियतों का जो है वो खुलकर होता हुआ दिखाई देगा। आज का मैच है मेहदी के लिए भी और साथ साथ है क्योंकि मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत कुछ आज जावेद इकबाल भट्टी से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ है स्कॉश की विमेंस की नेशनल चैंपियन भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे इस वक्त टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो इसके होल्डर्स की आज मीटिंग हुई है उस हवाले से बात कर रहे थे। फिर साथ साथ जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से कबल कहा था कि वीमेंस नेशनल चैंपियन भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी, तो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुकी हैं सादिया गुल साहिबा जो वीमेंस नेशनल चैंपियंस हाल ही में भी बनी है और 4 साल के बाद ये सर्किट में वापस आई और कारकर्दगी के तसलसल इससे कबल भी जिस तरह उनका था इस दफा भी वैसे ही रहा। सादिया गुल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सादिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और स्कॉश सर्किट में आप 4 साल के बाद वापस आई और टाइटल फिर एक दफा अपने नाम कर लिया। थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल, इतने अरसे बाद खेलना काफ़ी मुश्किल होता है कि आप कम बैक करें और फिर क्योंकि शादी के बाद एक बच्चे के बाद फिर आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यही होता है कि जब शादी हो जाए और बच्चा हो जाए तो स्पेशली स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना बहुत रेयर होता है कि कोई भी इस एक्टिविटी की तरफ वापस आए। लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड खुद भी नेशनल कोच हैं और खुद इंटरनेशनल चैम्पियन रह चुके हैं तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मुझे दोबारा से मोटिवेट करके ट्रेनिंग करवाई और
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने ये टूर्नामेंट वापस जीत के पाकिस्तान नेशनल चैंपियन में बनी। चले, नेशनल चैंपियन बनी और लाइफ पार्टनर जब स्क्वॉश के साथी हो और फिर जो है एशिया में एशियन चैंपियन में भी 7 दफा अपना टाइटल नाम कर चुका हो, तो जब साथी इतना अच्छा हो तो यकीनन आपकी परफॉर्मेंस में जो है तसलसल बरकरार ही रखा जा सकता है, क्योंकि गैप कोई मायने नहीं रखता, कारकर्दगी मायने रखती है, फिटनेस मायने रखती है। वो सब कुछ आपने इस नेशनल चैंपियनशिप में दिखा दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मुझे लगता है कि एज मैटर नहीं करती, गैप मैटर नहीं करता। अगर आप मेहनत किसी भी एज में करते हैं और आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, तो वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। जब मैंने वापस कम बैक के बीच में मैंने नेशनल कोचिंग में करती रही हूँ, तो उस टाइम में सब लोग यही कहते थे कि अब आप शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, सब ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि आप कर सकती हैं और आप कम बैक करें, क्योंकि आपका स्किल बहुत अच्छा है, तो आप अपनी फिटनेस पे वापस काम करें। तो फरहान जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आप कर सकती हैं और आपके पास अच्छा चांस है। आपका घराना तो वैसा ही स्क्वॉश सर्किट से वाबस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप फैमिली ही आप मतलब आपका सारा कुछ, हम सुबह आते हैं और शाम तक हम स्क्वॉश में ही होते हैं, क्योंकि हम दोनों ही नेशनल कोचेस भी हैं, तो हम सुबह से आके रात तक स्क्वॉश कोर्ट में गुजारते हैं, जिसमें हमारी जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद 5 till 8 हमें पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने जगह प्रोवाइड की हुई है, जिसमें हम प्रोमोशनल स्क्वॉश के जो है इवेंट्स भी कराते हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो सुबह से लेके हम रात तक ही स्क्वॉश में होते हैं, जिसकी वजह से मेरे लिए कम बैक करना थोड़ा आसान हुआ। और सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास सपोर्ट ना हो, क्योंकि ज्यादातर आपके फादर या आपके भाई तो आपको सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड की तरफ से स्पेशली इस तरह की फील्ड में सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि फरहान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और जब मुझे नेशनल कोचिंग की ऑफर हुई तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अब जब मैं वापस कम बैक करके नेशनल चैंपियन बनी हूँ, तो भी उनका इसमें काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम देखें स्क्वॉश की जो बात करूंगी मैं कि रिवाइव बैक हुआ है, तो उसमें भी फरहान जमान का काफी इसमें रोल है, क्योंकि फरहान जमान काफी हद तक जो है प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और जब से वो आए तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। जैसे कि हमजा खान वर्ल्ड जूनियर बहुत लंबे अरसे 37 साल बाद उन्होंने जीती, फिर नूर जमान जैसे अभी अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, इस तरह ही अभी एशियन चैंपियनशिप में डबल्स में नूर जमान और नासिर इकबाल फाइनल में पहुंचे, और इस तरह की मुख्तलिफ जो है हमारे पास काफी सारे जो है इवेंट्स में हमारे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अच्छा, जहां अच्छे खिलाड़ियों की आप बात कर रही हैं ना सादिया गुल, है थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत से टाइटल्स के हवाले से भी बात किया, थोड़ी सी एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप की बात भी कर लें, जहां पर 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी अब तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और जिनमें 3 अली सिस्टर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने इस इवेंट के अंदर अब तक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो एशियन जूनियर में हमारे बच्चे की उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, और हमारे सामने ही सुबह शाम जो है उन्होंने ट्रेनिंग की है और काफी ज्यादा मेहनत की, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो हमारे इस वक्त खिलाड़ी खेल रहे हैं और जिनने अभी खेल लिया है, और जो 1-2 हमारे प्लेयर्स हार गए वो बहुत अच्छे थे, लेकिन सम टाइम हार्ड लक हो जाती है, तो उनका मैं यही कहूँगी उनके आज शायद किस्मत नहीं थी, लेकिन जो बाकी इस वक्त रह चुके हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि एशियन टाइटल्स वो लेकर आएंगे, और यंगस्टर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रही हैं। चलें, यंगस्टर्स भी बड़े अच्छे खेल रही हैं। और सादिया गुल के बारे में बता दूं कि सादिया गुल है पहली विमेंस नेशनल कोच भी है पाकिस्तान की स्क्वॉश की, और जिस तरह आप कोचिंग की तरफ आई, ये जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरफ कैसे रुझान आया आपका कोचिंग की तरफ आने का? जी बिल्कुल, इस तरफ रुझान मेरा ऐसे ही था कि जब मैंने कम बैक किया आफ्टर कोरोना, तो खेलने का नहीं था कि मैं खेलूंगी, लेकिन साथ ही में मुझे पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से ऑफर हुई, क्योंकि फीमेल कोच का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल दुनिया में फीमेल कोचेस भी रोल अदा कर रही हैं, और लड़कियों के लिए फीमेल का होना इसलिए खुशाइंद है कि लड़कियां उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बासानी, जिस तरह मैं थोड़ा सा आपकी बात को काट रहा हूँ, पिछले दिनों मेरे साथ
साथ पाकिस्तान विमेंस की रेसलर बॉक्सर समीना मौजूद थी और उन्होंने भी पहली वो भी बॉक्सर कोच बनी है फीमेल की। और जिस तरह फीमेल की कोचिंग की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना फीमेल्स खुद, तो यकीनन इससे आसानी पैदा हो रही है विमेंस के लिए। कितना बेहतर हो जाता है ख़वातीन प्लेयर्स को अगर फीमेल कोचेज हों? मुझे लगता है काफी हद तक बेहतर हो जाता है। जैसे कि हम जब खेलते थे तो हमारे पास कोई फीमेल कोच नहीं थी, तो जो फीमेल के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि जो फीमेल से बहुत इजीली बहुत कंफर्टेबली जो है वो डिस्कस कर सकती हैं। और उसके अलावा भी आप एक अपने सेम जेंडर से हर तरह की जो है, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम खुद इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, तो हमें पता है कि हमने क्या चीजें फेस की थी जो कि फीमेल फेस करती हैं, और उनके लिए उनकी आसानी के लिए उनको हमें आसान करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इससे हमने कैसे टैकल करना है। तो ये चीजें जो है लड़कियों के लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हम खुद उस लेवल पे खेल चुके हैं, हमने वो सारा कुछ फेस किया हुआ है। तो मुझे लगता है जो अब की लड़कियां आ रही हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि उनको बताने में, उनको टैकल करने में, उनको उन चीजों से आराम से फेस करने में और उसको अबूर करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, आसानी हो जाए। और सादिया गुल, आपसे ये ज़रूर पूछूंगा, नेशनल चैम्पियनशिप हुई, आपने टाइटल 4 साल बाद जीता ख़वातीन के अंदर, और कितना टैलेंट आप ख़वातीन की देख रही हैं। अगर टैलेंट है तो फिर सादिया को बीट करने वाला अब तक क्यों नहीं ऐसा कोई प्लान निकल कर आया? मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है जब मैं खेलती थी, और अब भी तो मैं यही कहूंगी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, और मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल की लड़कियों को हराया भी है और उनके साथ में खेली हूँ। तो जो इस वक्त की लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही हैं, और मेरे जो टूर्नामेंट का ड्रॉ था उसमें जितनी भी पाकिस्तान की इस वक्त की टॉप की लड़कियां खेल रही हैं वो सब मेरे फर्स्ट राउंड से लेके फाइनल तक मेरे ही ड्रॉ में थी, और उनके साथ मैंने खेला। मुझे लगता है कि अभी भी लड़कियां जो हमारी हैं वो बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मैंने जो है कोर्ट में अपना बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं खुद भी एक अच्छे लेवल पे खेल चुकी हूँ और मुझे एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है। तो इस बार मैंने अपने एक्सपीरियंस से खेलते हुए उन सबको थोड़ा सा, वो क्या हद तक अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो मुझे बीट कर सकते थे, लेकिन मुझे यही लगता है कि अभी भी उनको कुछ चीजें हैं जो कि हमें उन पे काम करना है। ये मुझे अच्छा, ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि मैंने उनके साथ खेला नेशनल टूर्नामेंट में, जिससे मुझे ये भी पता चला कि हमें इन लड़कियों पे उनकी किस जगह कौन सी वीक पॉइंट्स है और कौन सी स्ट्रेंथ है उस पे काम करना है। तो अभी इंशाल्लाह आगे जो लड़कियां हैं वो और इम्प्रूव करेंगी। अच्छा सादिया, जहाँ पर अच्छे जो वेन्यूज़ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ रही हैं, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ और दीगर शहरों की बात करूँ, तो वहाँ पर भी हमें फुकदान है इस चीज़ का। हमारे पास ग्लास कोर्ट बहुत कम मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूंगी कि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कोर्ट्स मिलना और बहुत सारी चीजें मुश्किल थी, लेकिन एज कम्पेयर टू उस टाइम तो अब काफी ज्यादा चीजें डिफरेंट हो गई हैं। बच्चों के पास स्पॉन्सर्स आ गए हैं, कोर्ट्स आ गए हैं, और ग्लास कोर्ट तो पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में है। अगर आप जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, पेशावर ले लें, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो अगर आप कहीं भी आप लें तो पाकिस्तान में जो है ग्लास कोर्ट्स भी हैं, और काफी ज्यादा हद तक जो है डिफरेंट वेन्यूज बन चुके हैं जहां पर बच्चे जाके खेल सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल से ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर हो गया है, जिसकी वजह से उनको फायदा है, वो उनको इजीली स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, उनको बहुत सारी चीजें इजीली मिल सकती हैं। तो उनको मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। हमारे टाइम में थोड़ा सा ये चीजें मुश्किल थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस तरह से इतना ज्यादा, तो स्पॉन्सरशिप मिलना और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें नहीं मिल पाती थी। अब तो हर शहर में ग्लास कोर्ट भी है, उनके पास अवेलेबिलिटी भी है, और हर जगह पर प्रॉपर एकेडमीज जो है बनाई गई हैं जिनमें वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, आप कह भी रही हैं कि स्पॉन्सरशिप भी आसान हो गई, सोशल मीडिया का दौर है, वो अपनी स्किल्स दिखाकर जो स्पॉन्सरशिप भी ले लेते हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी हैं, हमने देखा, जो शायद पाकिस्तान की जानिब से खेलते भी रहे और फिर दीगर मुल्क के अंदर जाकर रिहाइश पजीर हो गए। क्या समझती हैं, ये फीडबैक नहीं है हमारे मुल्क के लिए, क्या लम्हा नहीं है?
जी, इसका मैं जरूर कहूंगी, जैसे कि पहले इस चीज का रुझान ये था कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहुत अच्छी थी, डिपार्टमेंट्स अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेते थे, उनको स्पॉन्सर करते थे और उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देते थे, क्योंकि एक स्पोर्ट्स के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जॉब होना बहुत जरूरी है। एक सर्टेन एज तक तो वो ऐसे खेल लेते हैं, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, लेकिन अगर मेल की स्पेशली मैं बात करूं, इवन फीमेल की भी मैं यही कहूंगी कि उनको एक सर्टेन एज के बाद फैमिली सपोर्ट करना छोड़ देती है और उनको खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। तो जैसे अगर मैं जैसे श्री नॉर्दर्न गैस से खेलती हूँ और बहुत सारे इस तरह के प्लेयर इस वक्त भी हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट किया गया है, तो हम अभी तक इधर ही हैं। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को फिर से बहाल करना चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर लेने चाहिए, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि जो हमारे प्लेयर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि एक पीक टाइम होता है, उस टाइम तक ही आप खेल सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे पाकिस्तान में, उस चीज का स्कोप बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स के लिए स्पेशली कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट इदारों में कि उनको जब उनका वो टाइम आए, जब उनका डाउनफॉल आने लगे, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी जरूर होनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान छोड़ के ना जाए, पाकिस्तान छोड़कर ना जाए। सादिया गुल, आखिरी एक सवाल करना आपसे चाहूंगा, नेशनल गेम्स अब कराची में मुनक्किद हो रहा है, क्या कहेंगी, कितनी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेशनल गेम्स में हम पार्टिसिपेट करें और इंशाल्लाह विन करें और गोल्ड मेडल्स में जीतें, चैंपियन बने, जैसे कि पहले भी बहुत सारे नेशनल गेम्स जीत चुकी हूं और इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि जीतूंगी। इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और सादिया गुल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी, बहुत शुक्रिया सादिया गुल वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका। और जिस तरह वो कह रही थी कि यकीनन डिपार्टमेंट ज़रूर बहाल होनी चाहिए ताकि अच्छे प्लेयर्स हमारे पास है मज़ीद निकल कर स्कॉश सर्किट से आते हुए दिखाई दें। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ नेशनल विमेंस स्कॉश चैंपियन सादिया गुल हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी खुलकर बातें कर रही थी स्कॉश के हवाले से। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, मजीद आपकी तरफ आते हैं और उमर अकमल के हवाले से थोड़ी बात करें। काफ़ी अरसे के बाद वो जो है मैं कह सकता हूँ स्क्रीन की जीनत बन रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स पर तो बैठे होते हैं, तबसरे दे रहे होते हैं, लेकिन अब वो अपनी एक एकेडमी बनाने जा रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को वो अब तरबियत देंगे। आप समझते हैं ये काम उमर अकमल को पहले कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो टीवी स्क्रीन की जीनत बनते दिखाई दिए ज़्यादा? बिल्कुल, उमर अकमल को चाहिए था कि ये काम जो है ना 2-3 साल पहले स्टार्ट कर देते। वो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी में पड़े रहे, टीवी स्क्रीन पर आके मुख्तलिफ प्लेयर्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो है बयानात देते रहें। तो उनको जो असल काम था, चले देर आए दुरुस्त आए, अगर उन्होंने एकेडमी बनाने का इरादा कर लिया है, वहाँ से जो है नए प्लेयर्स को जो है वहाँ से वो तैयार करवाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। देखें, अगर हमारे साबिक क्रिकेटर और अभी उमर अकमल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो नए प्लेयर जो है पाकिस्तान को दे सकता है। और ऐसे प्लेयर्स को चाहिए कि बजाय आप टीवी पे तबसरे करने के क्रिकेट की खिदमत करें, जिसने आपको नाम भी दिया है, पैसा भी दिया है, तो आप ये जो है अपना फ़न है दूसरे प्लेयर्स में मुंतकिल करें, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की का भी बाइस बनेगा। और जो प्लेयर जो है आपकी एकेडमी में आएंगे और वहाँ से जब ग्रूम होकर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम होगा बल्कि उमर अकमल का भी नाम होगा कि उमर अकमल ने जो है अब जो फैसला किया एकेडमी कायम करने का, वो बहुत ही ज़्यादा और पूरे पाकिस्तान में जो है इसको सहराया जा रहा है। चले, पूरे पाकिस्तान में अब सराहा जा रहा है। उमर अकमल के जो एकेडमी बनाने के हवाले से बातें आ रही हैं अब सामने, अल्लाह करे कि उमर अकमल मज़ीद पाकिस्तान के लिए जो है अच्छे होनहार बासलाहियत है क्रिकेटर्स निकाल सकें। और इस एकेडमी अगर बनती है तो यकीनन उमर अकमल की जो पूरी फैमिली है, कामरान अकमल, अदनान अकमल, वो पूरी फैमिली ऐसी है जो क्रिकेट से लगाव रखती है। उनमें बाबर आजम भी उस फैमिली का हिस्सा हैं। बाबर के हवाले से बात आ गई है तो चले, बाबर ने भी स्किल्स कैंप अब दोबारा ज्वाइन
ज्वाइन कर लिया है, क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है बाबर के लिए स्किल्स कैंप को ज्वाइन करना? और अब ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो हम सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, बाबर आजम भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिस तरह टीम में वो दोबारा ज्वाइन हुए हैं स्किल्स कैंप पे। देखिए स्किल्स कैंप में नहीं ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि जो भी प्लेयर हैं हमारे, जो हमारे यहाँ जो हमने 30-35 का जो लड़कों का ग्रुप निकाला, तमाम प्लेयर्स के लिए जो है ये स्किल्स कैंप में शामिल होने का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बॉलिंग, फील्डिंग और फिर सिचुएशन, जो मैचेस के दौरान सिचुएशन पेश आती है उनके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपकी जहन साजी की जाती है। तो इसका मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये इकदाम उठाया, तमाम प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और जैसे बाबर ने दोबारा आकर जो है स्किल्स कैंप में शमूलियत इख्तियार की, तो इसका मकसद ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है, जैसे बांग्लादेश जाएगी और उसके बाद हमारी जो अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ है, तो आपको वहाँ कम अज़ कम 1-2 ऐसे मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन चाहिए जो जाकर विकेट पे स्टे कर सकें और अपनी स्किल्स शो करें, एक एंड संभाल कर रखें। देखिए तमाम के तमाम अगर आप नए प्लेयर भेज सकते हैं तो इसका तजर्बा न्यूजीलैंड में बुरी तरह नाकाम रहा है। हम वहाँ 4 जो है मैचेस कंटिन्यू हार चुके हैं। तो इसलिए बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को जो है टीम में लाजमी होना चाहिए। और ये इस बात का इशारा भी नज़र आ रहा है कि बाबर ने जो दोबारा आके स्किल्स कैंप ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब टीम अनाउंस होगी, और आपको पता है कि बहुत कम दिन रह गए बांग्लादेश के टूर में, क्योंकि 16 का जो है आपने बांग्लादेश पहुंच जाना है और 22, 24, 26 को आपके मैचेस हैं, और उसके बाद जो हमारे अमेरिका में जो है वेस्ट इंडीज़ से मैचेस है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में टीम अनाउंस होने वाली है। अच्छा, टीम भी अनाउंस हो जाएगी, लेकिन थोड़े से मसाइल हैं वेस्ट इंडीज़ से। अमेरिका में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है, वहाँ पर अब कन्फ्यूज़न ये है कि वहाँ पर T20 सीरीज़ या वनडे सीरीज़ अब तक क्लियर नहीं हो पाया। आप समझते हैं कि क्लियर हो जाना चाहिए अब तक ये फैसले? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि देखें ये चीज़ें जो है ना बहुत पहले करने की होती हैं और बहुत पहले कर ली जाती हैं। असल पाकिस्तान क्रिकेट अगर देख रही है कि मुस्तकबिल में आगे जैसे एशिया का T20 कप है, फिर वर्ल्ड कप का T20 कप है, अगर इस तनाजुर में देख रहे हैं, तो अगर आपने वनडे की जगह T20 सीरीज़ खेलनी है तो आपको जो है फैसला जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं उनका भी एक माइंडसेट बन जाता है कि हमने T20 खेलनी है, और सिलेक्टर ने जो टीम सेलेक्ट करनी है फिर वो जो वनडे खेलने हैं उस हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ T20 के हिसाब से उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है जो पहले करने की है कि टूर से आपको कम से कम 1 महीना पहले ये सारी चीज़ें प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। अब मैं समझता हूँ शायद इस बेस पे टीम अनाउंस में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है सेलेक्टर्स को कि वनडे के करें या T20 के करें, क्योंकि कुछ प्लेयर्स T20 भी खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स वनडे भी खेल रहे हैं, और ऐसा रुझान सा चल गया है पाकिस्तान टीम के अंदर पिछले दिनों, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश को, तो फोकियत अब शायद ऐसा लगता है कि नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर नौजवान प्लेयर्स को जिनमें सलाहियत है बिल्कुल उनको फोकियत दें, उनको तरजीह दें, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप उनको तरजीह लाजमी दें, लेकिन तजर्बे का कोई अमल बदल नहीं है। आपको 1 से 2 प्लेयर ऐसे चाहिए जो आपकी टीम में शामिल हो, जिनसे हमारे नए प्लेयर सीखें भी और उनकी सलाहियतों से जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफादा भी हासिल करे। अब जैसे आपने रिजवान का भी है, बाबर का भी है, शहनशाह अफरीदी का भी है, लेकिन देखिए आपने कहा ना कि टीम इसी वजह से जो है अभी तक अनाउंस नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा है। हम हमेशा अक्सर और बेशतर, चाहे वो कोई बैरून मुल्क टूर्नामेंट चल रहा हो या कहीं जाना, हम हमेशा जो है टीम लेट अनाउंस करते हैं, और जो है इस दफ़ा भी यही नज़र आ रहा है कि माजी की तरह जिस तरह हम आखिरी दिनों में जाके जो है टीम अनाउंस करते हैं, इस तरह भी जो है सिलेक्टर भी मख में कि T20 सीरीज़ होगी या वनडे होगी। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। चलें, इन चीज़ों पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अब क्योंकि जो सीरीज़ होती है ना वो पहले से तयशुदा होती है, उसको क्लियर होनी चाहिए, वो चीज़ें कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। लेकिन एशिया कप भी होना है, उसके लिए भी कन्फ्यूजन थी, वो दूर हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है जिस मुकाम पर खेला जाएगा वो भी डिसाइड हो गया है, ग्रुप से जिस तरह डिसाइड हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को जो है एशिया कप के अंदर जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें ज़रूर शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।